नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है अभी हाल ही में 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कुछ धांधली की वजह से ये परीक्षा सरकार को रद्द करनी पड़ी। लेकिन अब हमें इस पे नहीं जानना है कि ये धांधली क्यों हुई, किसने कराई, कैसे कराई है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम जो अब हमें टाइम मिला है क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगले 6 महीने में वो एग्ज़ाम कराएँगे दोबारा। तो हम इस पे देख रहे हैं कि ये टाइम क्या हम यूटिलाइज़ कर पाएँगे अपना अपनी जो हमारी तैयारी है उसे और मजबूती प्रदान कर पाएँगे या किसी कारणवश हमारी तैयारी कम रह गई थी, तो क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं? ये चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहले आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को नज़र में रखते हुए हमने एक पहल की है अपने यूट्यूब चैनल पे कि आप सभी को यूपी पुलिस से जुड़ा हुआ जितना सिलेबस है, वो हमें आपका रिवीज़न कराना है। पूरे टॉपिक जो सिलेबस हैं, वो सभी का रिवीज़न होगा क्रमवार। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये परीक्षा कौन करा रहा है, कब करा रहा है, इसमें क्या-क्या पैटर्न है और सब चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर एक एग्ज़ाम को हर एक बॉडी कंडक्ट कराती है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही है बॉडी, उसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ये बॉडी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। पोस्ट नेम का नाम है कांस्टेबल। एग्ज़ाम नेम है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023। अब दोस्तों इसमें वैकेंसीज़ बहुत हैं। अप्रॉक्सिमेट 60,244 वैकेंसी, लेकिन उतने ही ज़्यादा अभ्यर्थी भी हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो, ताकि हम इस 60,000 के अंदर आ सकें। ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमारे एक पूरी रणनीति कैसे हो, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ये एग्ज़ाम जैसा कि मैंने पहले बताया 17 और 18 फरवरी को ये कंडक्ट हुआ था। 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है 10 से 12, 3 से 5। 2 दिन हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन पेपर आए थे, वो हमारे पास हैं, आपको आगे दिखाए भी जाएँगे। लेकिन अब ये एग्ज़ाम फिर कंडक्ट कराएगी सरकार आगे आने वाले 6 महीने। लेकिन इससे जुड़े बहुत से रूमर्स हैं कि एग्ज़ाम जून में हो रहा है, मई में हो रहा है। आप उस रूमर्स पे मत जाइए। ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम पूरी इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम कब है, कब नहीं है। आप इधर-उधर कुछ देख करके या सुन करके उनके बारे अफ़वाहों में मत आइएगा। आप केवल अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और बाकी जो अपडेट्स होंगी वो हम अपने चैनल में यहाँ पे आपको देते जाएँगे। तो ये था थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन कितने सेक्शन में बँटा होता है पूरा पेपर। देखते हैं आगे। देखिए हमारा जो सिलेबस है, वो 4 भागों में बँटा है। इस हर एक के अंदर भी और पार्ट हो, जैसे इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट हैं। एक नंबर 1 जीके। जीके में जो अभी लेटेस्ट जो पेपर आया था, उसमें 38 क्वेश्चन, टोटल 76 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे, ठीक। और सही है तो आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएँगे, गलत है तो आपको 0.5 मार्क्स। जीके में 38 क्वेश्चन्स आए थे। तो जैसा कि मैंने बताया 0.5 नेगेटिव यानी कि 1/4। ओके, तो आपको ये देख के चलना है 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग। 38 क्वेश्चन आए थे आपके जीके पोर्शन से। अगले 37 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी से, जो होता है टोटल 74 मार्क्स। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें 38 क्वेश्चन होते हैं। 38 क्वेश्चन जो मिलते हैं 76 नंबर। आपका अगला टॉपिक है ये 2, 3, 4 मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें कि 37 क्वेश्चन जो कि टोटल 74 मार्क्स 74 नंबर के पूरे पूरे एक 37 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन है, जिसमें 300 मार्क्स दिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ आपको ये सभी पोर्शन 1 बाय 1 कराए जाएंगे। हमने एक रणनीति बनाई है कि हम कैसे आपको ये इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। उसकी
रणनीति में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी हम सेक्शन लेंगे, कोई भी सेक्शन हो, जो भी हम लेते हैं सेक्शन, तो उसमें सबसे पहले हमारा बेसिक पहला कॉन्सेप्ट होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब आपको मूलभूत सिद्धांत, कोई भी टॉपिक हो, या जीएस जीके से हो, जनरल हिंदी से हो, ज्यादातर इनमें जरूरत इनमें पड़ती है इस चीज की, लेकिन हर एक सिद्धांत पे कुछ ना कुछ आधारित होता है, जरूरत हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ेगी। उसके बाद इसी सिद्धांत से हम उदाहरण लेंगे। और एक बात समझिए, आप उदाहरण कैसे लेंगे? देखिए, जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा है वो एसआई परीक्षा से उसका स्तर थोड़ा नीचे होता है, तो हमने ये सोचा इसके क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में, एसआई के क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सरल आता है। तो जो हम भी यहाँ पे उदाहरण लेंगे तो वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो आपको यहाँ कराए जाएंगे, ये उसी के समकक्ष होंगे, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ज़्यादा हम कठिन नहीं करेंगे, जितना इसका स्तर है उतनी उसी स्तर के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। दूसरा जो हमारी रणनीति होगी, आपको उदाहरण कराना। तीसरी जो रणनीति होगी वो इसी पे बेस है, उदाहरण और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस। जो तीसरी रणनीति पे हमारा तीसरा नंबर आएगा वो होगा कि हम उदाहरण के ही माध्यम से, उदाहरण में कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पे हम उसी सिद्धांत पे क्वेश्चन लगाएंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो कैसे लगेगी। दोस्तों, आप हमारा ये पूरे वीडियोस देखिए, आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि आप आंसर देख कर ही, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उन क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे आपको सिलेक्ट करने के लिए, उनको देख कर ही आप वन लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। फिर हमारी जो रणनीति के अंदर फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया है, अपने टेलीग्राम चैनल में आपको एक क्वेश्चन सेट्स होंगे, पेपर सेट होंगे आपको, लगभग हर एक टॉपिक से, जो भी टॉपिक इनके अंदर होंगे, या जीके में हो, या जनरल हिंदी में हो, या न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में हो, किसी में भी हो, उसमें से आपको 30 या 40 या 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि जब हम इस सीक्वेंस से चलेंगे तो हमारी तैयारी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग उसमें होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट से होगी। और ये एसआई से नीचे की, जैसे मैंने बताया आपको परीक्षा है, इसमें ज़्यादा हमें वो ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, बेसिक के वाला हुआ, अगर ज़्यादा हम जाएंगे ज़्यादा, और उतना पढ़ना है जितना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके अंदर से हमारे 4 टॉपिक पूरे इंक्लूड होंगे, कवर होंगे। शुरुआत हम करेंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से, संख्यात्मक क्षमता से। ठीक है, तो हम देखते हैं आज शुरुआत हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में संख्यात्मक में मानसिक योग्यता। जैसा कि आपको पिछले मैंने दिखाया था, तीसरे नंबर का टॉपिक आता है, जिसमें कि हमारी होगी शुरुआत न्यूमेरिकल एबिलिटी से, संख्यात्मक योग्यता से। और हाँ दोस्तों, जो यहाँ पढ़ाने का जो तरीका होगा वो पूरा हिंदी माध्यम से होगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, प्लस कोई भी टर्म ऐसा आता है, शब्द आता है, तो उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों दी जाएगी, लेकिन पढ़ाने का जो हमारा माध्यम होगा वो हिंदी होगा। तो इसको देखते हैं, अगर संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में हमारे टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है। गवर्नमेंट ने जो सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है यहाँ पर, और आपको एक सरल फॉर्म में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बहुत चीज़ें अंतर्निहित होती हैं, जो पेपर या जो सिलेबस बनाने वाले हैं हर एक चीज़ इसमें नहीं लिख पाते, वो अंतर्निहित होती हैं। हम यहाँ पे ये भी समझेंगे वो अंतर्निहित चीज़ें हैं क्या, किसी भी टॉपिक में अंतर्निहित टॉपिक क्या है।
जो उसके अंतर्गत हम उसे रख सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, संख्यात्मक योग्यता में संख्या पद्धति सबसे पहला टॉपिक। ये दोस्तों बेसिक होता है संख्या पद्धति। इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या हैं, संख्याएं कौन-कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी छोटी संख्या, दो संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। फिर यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, संख्याएं पूर्णांक क्या है, ये सब दोस्तों, ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, कौन सी अभाज्य, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनका यूज बहुत होगा, इसलिए हमें कुछ ये बेसिक समझ के कि इससे तो क्वेश्चन आते नहीं है, हम इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका आधार होगा, इसी आधार पे हम आगे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। फिर इसमें संख्या पद्धति में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डिविजिबिलिटी। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, भाज्य है, तो उसके नंबर्स वगैरह बदल दिए जाएंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हमारा इसके बाद लगभग पूरा हो जाएगा। और भी कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको कराई जाएंगी, उन पे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आते, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराएंगे। दूसरा आता है दोस्तों हमारा इसमें सरलीकरण। अगला हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सॉरी सरलीकरण। सरलीकरण में दोस्तों क्या होता है कि नंबर सिस्टम पूरा यूज होता है और इनके भी कुछ पार्ट यूज होते हैं। मतलब हमें एक एक्सप्रेशन दी होगी, जैसे 2√3 - 5√27, सॉरी माइनस 5√12, ये चीजें दी होंगी। अब आपसे इनसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू, इसको सरल करके लिखिए। ये तो मैंने एक सिंपल सा एक उदाहरण बताया है, एग्जांपल सिंपल सा है, तो पूछा जाएगा कि इसके सिंप्लीफाई करिए। और भी बहुत चीजें होंगी कि ऊपर कुछ स्क्वायर में होगा और नीचे कुछ ऐसे स्क्वायर में, कुछ सब चीजें होंगी। ये तो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक नहीं होगा, पूरे आपके न्यूमेरिक्स होंगे, ये अर्थमेटिक में होगा, ये सरलीकरण होगा, उसे सिंपल फॉर्म में लाना होता है। जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो उसमें कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, कई चीजें होती हैं उसमें, वो यहाँ पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। अगला आता है दशमलव और भिन्न, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। दोस्तों, ये आपके आगे का पूरा आधार है। आपने अगर ये समझ लिया फ्रैक्शन स्पेशली और डेसिमल और फ्रैक्शन, तो आगे आने वाले जो टॉपिक हैं बहुत से, जैसे प्रतिशतता है, लाभ हानि, इनमें आपको बहुत फायदा होने वाला। अनुपात समानुपात का ये बेस है, समझ लीजिए, इसे हम बहुत अच्छी तरह करेंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन हम जानते हैं, 1/2, 1/3, 4/7, ये सब सारे हमारे फ्रैक्शन में आते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, जिसका आगे चल के बहुत यूज होगा, इसलिए हमें इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं, किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना, लेकिन हर एक टॉपिक को अच्छी तरह। अगला हमारा आता है टॉपिक महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, ये ऐसा एक टॉपिक है, इससे हर एक क्वेश्चन आते हैं और ये कई जगह यूज होता है। इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और एक आपको सिंपल एक पैराग्राफ भी दिया होगा कि आप उससे, उसमें दिया नहीं रहेगा कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है,
लेकिन आपको वाकई उसमें इन्हीं दोनों चीज़ों की यूज होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। सपोज दैट जैसे आपका ये 21 लीटर का एक टब है, 21 लीटर का, ठीक। आपको बोला जाए कि आपके पास एक 7 लीटर का है और एक 2 लीटर का है जग। आपको बोला कि इसमें आपको किसी दूसरे टब से, कोई दूसरा टब है, उसकी सहायता से इसको आपको भरना है। आप कौन सा बर्तन इस्तेमाल करोगे? आप कौन सा बर्तन आप इसमें इस्तेमाल करेंगे भरने के लिए? और हाफ अलाउड नहीं है कि हाफ हाफ करके, ऐसा कुछ नहीं। असल में यहाँ क्या पूछा है, यहाँ एचसीएफ ही पूछा है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसका एचसीएफ 21 और 7 का, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी जब ये पढ़ेंगे तब लेंगे, तब आपको बताया जाएगा। और आगे आने वाले टॉपिक में इसका कहाँ कहाँ यूज है, जैसे सर्कुलर रेस होती है उसमें भी एलसीएम वगैरह निकालते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ भी बताई जाएंगी और उन टॉपिक में भी वो बताई जाएंगी। तो आपका डबल डबल रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन करने का एक आपको अनुभव मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक आता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात दोस्तों, रेशियो आपने बेसिक तो पढ़ा होगा, 1:2, 2:7। रेशियो, अनुपात और समानुपात, ये दोस्तों इससे डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। फ्रैक्शन से भिन्न से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे अनुपात समानुपात के। ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आपके सिलेबस में मिक्सचर एंड एलिगेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसीलिए अंतर्निहित टॉपिक है, हमने इसको अंतर्निहित कर दिया है। जैसे आपसे बोला जाए कि एक 2 लीटर का एक पात्र है, इसमें 1:2 में दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर। एक 2 लीटर का और पात्र है जिसमें 2:5 में 2:5 में मिल्क और वाटर है। दोनों को मिला दिया जाए तो उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का अनुपात होगा, जो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन आपके डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको यहाँ पर भी कराएंगे क्योंकि अंतर्निहित टॉपिक है। अगला दोस्तों टॉपिक आता है आपका प्रतिशतता। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि आगे आने वाले 5-6 टॉपिक हैं, जो 3-4 टॉपिक उनसे डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको स्किप कर गए तो फिर आपके आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो हमें प्रतिशतता को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि डायरेक्ट आपके नीचे लिखा लाभ और हानि, ये इसमें प्रतिशतता का ही पूरा खेल है, परसेंटेज का, प्रॉफिट और लॉस में। तो हम प्रतिशतता को अच्छी तरह करेंगे। एक बार ये समझ में आ गया तो ये हमारे लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो लाभ और हानि पूरी तरह से इससे जुड़ा हुआ है। प्रतिशतता बेसिकली आपने पढ़ा होगा, मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे ये कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, चीज है, अनाज का ढेर है, कुछ भी है, या पानी है कुछ, ठीक। जैसे कि कोई वस्तु का ढेर है, कोई भी चीज हो सकती है, एक सिंगल चीज हो सकती है, ढेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इसको 100 भागों में बांटा। 100 तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे 100 भागों में बांटा, हमने एक भाग निकाला, इसका एक भाग निकाल के अलग कर दिया। किसी चीज को 100 भाग, बराबर भागों में, यहाँ पे ध्यान रखना है, बराबर भागों में। तो हमने 100 भागों में उसको बांटा, एक भाग उसका निकाल के अलग किया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 1% है इस पूरी वस्तु का, 1% है पूरी वस्तु का। आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे जब प्रतिशतता पढ़ाया जाएगा। फिर केवल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 20 भाग इसके निकालने, याद रखिएगा भाग बराबर होने चाहिए, 20 भाग निकालने, तो वो कहते हैं 20%। 20% ऑफ कोई भी वस्तु है। जैसे 100 केजी कोई अनाज है,
उसके हमने 100 बराबर भागों में बांट दिया, एक 1 kg ऐसे करके। तो 1 kg क्या निरूपित करता है? 1 kg निरूपित करता है 1% ऑफ 100 किलो अनाज। 1 kg ये निरूपित करता है। 20% क्या निरूपित करेगा? 20 kg ऑफ 100 kg। ये तो एक मैंने सिंपल 100 का एग्जाम्पल लिया। जब आगे आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा, तो आपको पूरी डिटेल से बताई जाएगी हर एक चीजें। तो आइए फिर वापस अपने सिलेबस में आते हैं। अगला हमारा है प्रतिशतता हो गई लाभ और हानि। लाभ और हानि दोस्तों प्रतिशतता से बिल्कुल बहुत करीबी संबंध है इन दोनों का। लाभ और हानि में होता है कि जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, उसे इतने में खरीद करके उसे इतने में बेच देंगे, तो आपसे पूछा जाएगा हानि हुई या लाभ ही हुई। लाभ हुआ तो इस पूरा प्रतिशतता का ही खेल है। जब हम आगे चल के इसके क्वेश्चन करेंगे तब हम डिटेल में हमें पता चलेगा कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में लगाते जाएंगे और आपको जैसा मैंने बताया था अपनी हमारी रणनीति क्या है, आपको यहाँ से एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप एग्जाम्पल डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। अगले टॉपिक 7 नंबर होगा, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी प्रतिशतता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, वहां पे हमने वो चीज जैसे 1000 रुपीज में खरीदी, दुकानदार बोल रहा है कि मैं 20% डिस्काउंट में आपको दूंगा, प्राइस है आप इसका 1000, आप 20% डिस्काउंट में दूंगा। आपने 20% डिस्काउंट में इसको खरीदा, तो पूछेगा कि आपको कितने रुपए की छूट मिली। ये सीधे से एक सिंपल सा उदाहरण है। आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे कि डिस्काउंट में और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप यही फिर 20% छूट में लेकर आप इसको दूसरी जगह छूट में बेचिए। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरे छूट में बेचने लगे, तो फिर पूछेगा कि दोस्तों जैसे आपने छूट दिया, आपको ये अंकित मूल्य हो गया, ये छूट है। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? ये ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इस चीज को हम पूरे डिटेल से देखेंगे। ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है साधारण ब्याज। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा या नहीं भी पढ़ा तो आपको पढ़ाया जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह के ब्याज होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है जो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे लगता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है। इसको पूरी डिटेल से हम जब आगे पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सिंपल उदाहरण सिंपल इंटरेस्ट का मैं यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। जैसे आपने एक बैंक से 5000 रुपये उधार लिए, 12% की 12% वार्षिक ब्याज दर। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 5 साल में कितना पैसा आप बैंक को लौटा लोगे, मूलधन सहित। ये हमारा मूलधन है। 5 साल में कितना निकालो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग लगे मूलधन में हम ब्याज की जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई ये सब करके फिर ऐड करके 5 साल का आगे हम इससे निकालते हैं। ये एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन। और दोस्तों याद रखिएगा, आपके जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है इसमें सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़ा सा बस ट्रिकी होते हैं हल्का सा, ताकि आप, क्योंकि आप समझिए 150 क्वेश्चन है, टाइम है आपके पास 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का टाइम है। 1 मिनट से भी कम आपको समय मिल रहा है, तो समझिए स्तर थोड़ा वही होगा। आपको स्पीड अपनी बहुत मेंटेन करनी, यही हम यहाँ पर सिखाएंगे कि आप स्पीड कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद आप उसको तुरंत लगा लें, विद इन जो आपका एक टाइम होगा उसमें आप उसको सॉल्व कर सकें। ये आपको यहाँ पे हर एक चीज बताएगी जाएगी और शॉर्ट ट्रिक बताएगी। अगला हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज।
ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसको भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिंपल केवल हमने ये समझाया हुआ है अभी। इसको जब आगे पढ़ेंगे तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप मोटे तौर पर ये समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में 5000 का 12% जो ब्याज आएगा, उसको फिर उसके साथ जोड़कर अगले साल फिर उस रुपए पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। ये आप समझिए, वो आगे हम आपको पूरी अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आप उसके क्वेश्चन गलत ना कर सकें। अगला है भागीदारी। भागीदारी में दोस्तों ये होता है कि पार्टनरशिप, जैसे दो दोस्त मिलकर किसी बिजनेस के लिए पैसा लगा रहे हैं, किसी ने लगाया 500, किसी ने लगाया 1000। अब ये पूछा जाएगा उनको टोटल फायदा हुआ जैसे 500 रुपए का। अब उसमें पूछा जाएगा 500 वाले ने जो रुपए लगाए उसे फायदे से कितना दिया जाएगा, और जिसने 1000 रुपए लगाए थे उसको फायदे में से कितना रुपए मिलेगा। जैसे 500 दो मित्र हैं, एक ने 500 रुपए एक बिजनेस में लगाए और दूसरे मित्र ने 1000 रुपए बिजनेस में लगाए। कौन सा बिजनेस है उसको हमें नहीं जानना है। इनको टोटल फायदा हुआ सपोज दैट 600 का। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा इस 600 में इसको कितना रुपया मिलेगा और इस 600 में क्या कहते हैं इसको कितना रुपया दिया जाएगा। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भागीदारी में। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक सिंपल सा उदाहरण। अब आगे हमारा टॉपिक है औसत। औसत में हम क्या करते हैं दोस्तों, औसत एवरेज पूछा जाता है। बचपन से ही हम लोग एवरेज पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपसे ये पूछा जाएगा किसी कक्षा में, जैसे एक कक्षा है 10 स्टूडेंट की, और फाइनल जो मार्क्स आए हैं 100 मार्क्स में, एक स्टूडेंट के आए हैं 80, एक के आए हैं 70, दूसरे के आए हैं 75, इसी तरह करके डिफरेंट। अब आपसे पूछा जाएगा इस कक्षा का औसत मार्क्स क्या है, एक बच्चे का औसत मार्क्स क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं, फिर नंबर ऑफ उससे डिवाइड करते हैं 10 से। या आगे हम अच्छी तरह, और दूसरी टाइप के भी क्वेश्चन है, पूरी हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, जब डिटेल में देखेंगे जब हम आगे अपना ये टॉपिक कर रहे हैं। अगला हमारा है समय और कार्य। ये बहुत चर्चित टॉपिक है, आप सभी को पता है कि एक एक काम को 10 मजदूर 5 दिन में करते हैं, उसी काम को 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 5 डेज। ये मजदूर हैं, ये दिन है। 10 मजदूर एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो 12 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और दोस्तों समय और कार्य से ही एक अंतर्निहित टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं, लेकिन हमने इसको यहाँ पे जोड़ा है, इससे संबद्ध किया है, क्योंकि अंतर्निहित टॉपिक है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक है। इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, एक नल है, इसका डायमीटर जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा नल है उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब एक हौज है, एक टब है, इसको ये नल भर देता है 10 मिनट में, दूसरा ये कितने मिनट में भर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें एफिशिएंसी देखते हैं, जो समय और कार्य में देखते हैं एफिशिएंसी। दोनों को कॉन्सेप्ट एक है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ रखा है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दोनों का कॉन्सेप्ट एक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समय और कार्य के। अब अगला हमारा टॉपिक है समय और दूरी। दोस्तों समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको चाल बराबर दूरी बटे समय में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा और घुमा देगा और क्वेश्चन आएंगे। तो पूरे जो कोई इस पे क्वेश्चन आधारित होते हैं, तो वो हमारे होते हैं समय और दूरी।
पूरे क्वेश्चन आधारित होते हैं हमारे इस फॉर्मूले पे, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है और घुमावदार जो इसके क्वेश्चन हैं उनकी ट्रिक समझनी है, उनके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये समझना है। आप विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर आप पूरी अच्छी तरह समझ पाते हैं। और दोस्तों इसमें समय और दूरी में ही एक दो अंतर्निहित टॉपिक है जो कि आपके उसमें कहीं नहीं लिखे गए हैं, आपके सिलेबस में अंतर्निहित है, रेखी और वृत्तीय दौड़। इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं, रेखी और वृत्तीय दौड़ को। लीनियर एंड सर्कुलर रेस। लीनियर रेस वो है कि हम एक ही सीधी पथ है, उस पर 2 धावक या 3 धावक दौड़ रहे हैं विभिन्न स्पीड से, विभिन्न चाल से। वृत्तीय दौड़ होता है कि एक सर्कुलर पाथ में, वृत्त वाले पाथ में वो दोनों दो हो या 3 हो, कितने भी धावक हों वो दौड़ रहे हैं। अब उसमें डिफरेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं कि एक की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है सपोज है, या 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 20 किलोमीटर पर आवर। और सर्कुलर रेस जैसे सर्कुलर पाथ है, इसमें पूछ लेगा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के कितने समय बाद वो मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है, कितने समय बाद वो दोबारा आपस में मिलेंगे। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। और लीनियर रेस में ये वृत्त होता है, ये पाथ होता है लीनियर पाथ। इसमें जो मैंने बताया आपको वही फॉर्मूला यूज होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बेसिक ये है। उसी पे आता है हमारा कि दोनों की औसत चाल भी आ जाता है। इसी पे क्वेश्चन सारे आते हैं जिसको हम जब ये टॉपिक करेंगे बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम भी समय और दूरी से संबद्ध है। नदी है, नदी है, नदी को एक नाव पार कर रही है, ये नाव है आपकी, वो पार करेगी, नदी इस दिशा में इसकी धारा है, इसको जाना है यहाँ। अब देखिए अगर नदी की धारा नहीं होती तो नाव को सिंपल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन नदी की धारा है तो ये डिस्टेंस जो चाल बराबर दूरी बटे के समय का है, ये फॉर्मूला तो लगेगा ही, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होगी दोस्तों। इसमें जो हम दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज तो करेंगे, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इधर पे, रिलेटिव मोशन का, सापेक्ष गति। ये यहाँ पे भी आता है दोस्तों, और लीनियर एंड सर्कुलर रेस में भी आता है ये कॉन्सेप्ट, सापेक्षिक गति का। दोनों समान दिशा में है, एक v की स्पीड v1 की स्पीड में है, एक v2 की स्पीड में है, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों की सापेक्षिक गति क्या होगी, जो ज्यादा होगा उसमें से हम उसको घटा देंगे, जो भी ज्यादा होगा दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये हम पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे आपको, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। अगला हम अपना देखते हैं टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। सारणी और ग्राफ का प्रयोग। सारणी और ग्राफ के प्रयोग में क्या होता है दोस्तों, कुछ ग्राफ दिए रहते हैं, सपोज दैट आपको ये टेबल ग्राफ दे दिया गया, यहाँ पे वर्ड्स लिख दिए गए,
यहाँ पे है उत्पादकता। कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, उसका विभिन्न वर्षों की उत्पादकता यहाँ पे दी रहेगी आपको। ये एक उदाहरण आपको बताया जा रहा है, जैसे जो 2019, 2020, 21, 2022 उत्पादकता टन में हो या किलो, जिसमें भी हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। ये उत्पादकता दी रहेगी। उत्पादकता जैसे 15, 20, 17, ये 14 कर लेते हैं इसे। अब आपसे इस पे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। किस वर्ष कंपनी को सबसे ज्यादा कंपनी उत्पादकता हुई? किस वर्ष कंपनी ने सबसे ज्यादा उत्पादन किया? वर्ष 2019 और 2020 की उत्पादकता में अंतर क्या है? औसत उत्पादकता इन सालों की क्या है? औसत उत्पादकता, ये सब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ कई तरह के होते हैं, पाई चार्ट भी होता है जिसमें उत्पादकता वर्षों में ऐसी दी रहेगी। 2019 वर्ष का है, ये 2020 का है, 2021, 2022, यहाँ पे उत्पादकता दी रहेगी सबकी। ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन ग्राफ से, या आपको टेबल दी रहेगी वर्ष उत्पादकता 2019, 2020, 2021, 2022, ऐसे करके उत्पादकता यहाँ पे। फिर आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। बस जैसे इसमें पूछ लिया कि 2020 और 21 की उत्पादकता में अंतर क्या है, तो आप 20 - 17 कर दीजिए, ये अंतर आ जाएगा। औसत क्या है उत्पादकता का? कितने वर्ष है? 1, 2, 3, 4, आप सबको ऐड करके डिवाइड करिए। और बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ का ऐसे यूज होता है, जिस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हमारा अगला टॉपिक है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन, जिसकी हिंदी में क्षेत्र मिति भी बोल देते हैं कभी कभी। ये दोस्तों दो टाइप की होती है, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2 विमाओं में, 3 विमाओं में। इसमें दोस्त क्या होता है कि एक आकृतियां होती हैं जिनका हमें क्षेत्रफल या पेरीमीटर ये सब पूछा जाता है। जैसे एक वृत्त है, इसमें जो आएंगी आकृतियां, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। इसमें जो आते हैं आपके सिलेंडर, ठीक दोस्तों, स्फेयर। स्फेयर आपको सर्किल जैसा ही लगेगा, लेकिन समझ के लिए कि ये गोला है, बॉल जैसे होती है, बॉल बॉल है। घन, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीजें आती। इसमें मेनली पूछा जाता है आपका आयतन, और जितने इसका सरफेस है, ये इनका सरफेस एरिया, सरफेस का क्षेत्रफल। इनमें एरिया, क्षेत्रफल ही मेन होता है सबके, और पेरीमीटर सबके आंसर। इसमें मेन होता है दोस्तों, इसमें ऐसे चित्र आते हैं, इसमें ये चित्र आते हैं। इसमें क्षेत्रफल और परिधि, पेरीमीटर जिसमें इंपॉर्टेंट हो। क्षेत्रफल ये एरिया हो गया, आपने पढ़ रखा होगा। परिधि होती है कि यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें, यहाँ तक आए, वो नाप ली हमने, फिर ये नाप ली, फिर ये नाप ली। सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं। 2D और इसे 3D क्यों कहते हैं दोस्तों? 2D इसलिए कहते हैं, इसमें 2 विमाओं का उपयोग किया गया है, लंबाई चौड़ाई। या तो अगर जैसे इसको मान लें, एक इस दिशा में नापना है, एक ऐसे नाप लिया, 2 हम चीजें कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 2D कहा जाता है। इसको अगर हमने ले लिया, ये और ये,
ये और एक ये, इसकी भी है, ये हाइट हो गई, और ये 2 दिशाओं में इसका, या आप ये समझिए कि जो अपनी एक फर्श है समझिए, वो 2D है, और एक कमरा बन जाएगा, वो 3D आ जाएगा। उसमें तीसरा भी डायमेंशन यूज़ होगा। जैसे आपने पढ़ रखा होगा क्वाड्रेटिक, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो हमारा टॉपिक नहीं, उस पे नहीं जाना है। इस पे बेस सिंपल सिंपल आपको फार्मूले रहेंगे। इसकी जैसे लंबाई चौड़ाई रहेगी, ठीक, इसकी तीनों भुजाओं की माप रहेगी या हाइट रहेगी, इसकी त्रिज्या रहेगी आर, इसी तरह इनमें भी ये इसकी आर त्रिज्या, इसकी आर, इसकी हाइट एच, कि ए। सिंपल सिंपल हमारे इसमें क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूले होंगे जो हमें लगाने होंगे और तुरंत आंसर निकाल लेना होगा। ज़्यादा आपको मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो सिंपल आती है। अगर हाँ, जहाँ हमें लगेगा कि कैलकुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आपको वो लगाना पड़ रहा है दिमाग, तो हम आपको वैदिक गणित के कुछ फॉर्मूले आपको बताएंगे जहाँ पे वो यूज होंगे। जैसे सपोज दैट कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 2 डिजिट की संख्या है, जिसके लास्ट में 5 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो। अगर हमें इसका कहा जाए इसका स्क्वायर निकालिए, जस्ट सपोज दैट 35 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर 25 कर लीजिए, 3 के बाद जो 4 आता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1225 आंसर। 65 का स्क्वायर करना है, 25 से 42 हो, 6 के बाद 7, ये इसका आंसर। तो ऐसे वैदिक फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे कि आप तुरंत उसका कैलकुलेशन कर लें। अब हम अपना अलग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। ये दोस्तों सरलीकरण की तरह ही है, जो हमारा हमने पिछले सरलीकरण देखा था उसमें वो इसी से समतुल्य है, इसी के समकक्ष है। दोनों को अब अलग अलग क्यों रखा है ये नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, इसमें भी हम सिंप्लीफिकेशन ही मेनली करेंगे। बॉड मॉस का यूज है और ये सब चीजें, कभी कभी कह दिया जाता है कि ए का मतलब धन है, बी का मतलब माइनस है, ऐसे करके क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे जब आगे करेंगे। अब दोस्तों, जो सिलेबस बनाते हैं वो कभी आपको वो पूरी चीजें तो नहीं लिख सकते, तो अपने आप को क्या होता है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन बनाने वाला है, वो क्वेश्चन दूसरी तरफ से रख दिया, तो ये एक टॉपिक रख दिया जाता है विविध, ताकि कोई क्वेश्चन इससे अलग आ जाए सिलेबस से, तो उसको हम इसमें समाहित कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है और क्या क्या एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों हम देखेंगे विविध में हम क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक विविध मिसलेनियस में हम देख लेते हैं एक बार। विविध में जो हमारा विविध लिखा गया है सिलेबस में गवर्नमेंट की तरफ से, दोस्तों इसमें हम मेनली पढ़ेंगे बीजगणित, एलजेब्रा, एलजेब्रा इसमें पढ़ेंगे। बीजगणित में दोस्तों एक सिंपल आपको बीजगणित का परिचय दिया जाएगा। हमने क्यों बीजगणित सेलेक्ट किया है दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हुए हैं, उन्हें एनालाइज किया हुआ है, उनका एनालिसिस किया हुआ है। बीजगणित से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जब जो कि आपके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हम ये बीजगणित के अंतर्गत सबसे पहले आपको बीजगणित का परिचय दिया जाएगा, थोड़ा सा परिचय, जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए उतना ही। उसके बाद दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा सरल समीकरण, नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सिंपल समीकरण जिसपे जैसे 3x इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन एक आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। 3x इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू क्या होगी। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है, यदि राम की आयु 12 वर्ष है तो श्याम की कितने, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं आपको। तो
तो उससे हमें समीकरण बनाने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत दो कैटेगरी आती है, एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंपल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चर क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। जैसे ये x है, ये चर है जो अपना मान बदलता रहता है। अभी तो यहाँ पर नहीं बदलेगा, लेकिन हम चर ही बोलते हैं। आगे जो सॉल्व करेंगे ये परिचय में आपको ही बताया जाएगा चर के बारे में, वेरिएबल के बारे में। इसका एक चर का रैखिक समीकरण आपका हो गया, जैसे ये एग्जाम्पल। दो चर का रैखिक समीकरण आपका, सपोज दैट 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये दो चर के रैखिक समीकरण। इसमें एक और समीकरण दिया होगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और दोस्तों हमने बीजगणित के अंतर्गत ये भी देखा है कि एक डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन द्विघाती समीकरण भी आता है। द्विघाती समीकरण में जैसे x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 30, द्विघाती समीकरण। ठीक दोस्तों, ऐसे समीकरण आपके डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, कोई कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें उस क्वेश्चन को समीकरण फॉर्म में लाना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। सॉरी 5x है ये दोस्तों, 5x। तो ये हम इसमें अपने बीजगणित के अंतर्गत ये रखेंगे। और भी हमें जहाँ लगेगा कि कुछ ऐड करना है तो वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये दोस्तों बहुत जरूरी है, हमको यहाँ इतना तो एटलीस्ट इतनी करनी है ये चीजें। ये आपका दोस्तों पूरा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, ये आपका पूरा सिलेबस पूरा होगा। और दोस्तों इसी तरह हम अपने दूसरे भी टॉपिक जो दूसरे सिलेबस के पोर्शन है उसे भी हम इसी तरह करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। आपको हर एक टॉपिक पे कम से कम मिनिमम 2 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप इतना अगर कर लेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा वाकई हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। दोस्तों अब हम अपना अगला टॉपिक, शुरुआत जहाँ से हम मैथमेटिक्स की करेंगे, संख्यात्मक योग्यता की संख्या पद्धति, हमारा अगला वीडियो इसी संख्या पद्धति पे आधारित होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।